Good morning to all of you. So let us continue with the topic. So our topic is effect of temperature on resistance. कि किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है. So how will the resistance get decrease or increase with increase in resistance or decrease in temperature. The topic is effect of temperature on resistance. किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस पे को इफेक्ट करता है. सो बिफोर दिस I would like to categorize the materials. So materials are categorized in three types. Number one, conductors. Number two, semiconductors. Number three, your insulators. So in terms of, it is called metals, it is metalloids और इनको हम बोलते हैं, these are non-metals. So now we will discuss the effect of temperature on resistance. कि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए किस तरह से आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सो फॉर ऑल द मेटल्स, मीन्स कंडक्टर्स, इट मीन्स अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं या कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. सो फॉर मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. सो इट मीन्स वी कैन से दैट कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर्स का या मेटल्स का, वो आपका टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, एंड दैट इज योर R proportional to capital T. It means R proportional to capital T. जो R आपका है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So now come on to insulators. सेकेंड पहले बात कर रहे हैं मेटलॉइड्स की. मेटलॉइड्स, इट मीन्स सेमीकंडक्टर्स. So what are metalloids? So before metalloids we have gone through conductors. So conductors are those materials which allow the electric current to pass through them. मीन्स वो मटेरियल जो अपने आप में से करंट को अलाउ करते हैं इजिली फ्लो करने के लिए. इट मीन्स यू कैन से ऑल्सो कि दीज आर द मटेरियल्स विच असिस्ट द करंट टू फ्लो. जो करंट को असिस्ट करते हैं अपने आप में से फ्लो करने के लिए. सिमिलरली इंसुलेटर्स, सो इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स विच अपोजेस द करंट. सो इंसुलेटर्स, these are the materials
आर द materials which do not allow any current to flow through it। तो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर आपके वो मटेरियल हैं जो करंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर इज द गुड इंसुलेटर। सो रबर क्या है? गुड इंसुलेटर। इट मीन्स अगर हम रबर यूज कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो पर्सन काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ठीक करते हैं, तो वो अपने हाथों में हैंड ग्लव्स पहनते हैं। वो ग्लव्स किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ रबर। तो रबर इज ए गुड इंसुलेटर। सो द पर्सन वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर वियरिंग रबर ग्लव्स so that they can prevent any damage due to shock, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगे उससे वो बच पाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ग्लोव्स पहने होंगे तो वो करंट उनकी बॉडी से पास नहीं करेगा। इट मीन्स दे आर यूजिंग इंसुलेटर। सो करंट को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल रबर। नाउ कम ऑन टू सेमीकंडक्टर। दे आर आल्सो कॉल्ड मेटलॉइड्स। सो अगर मेटल की बात करेंगे तो कंडक्टर बोलेंगे, मेटलॉइड्स की बात करेंगे सेमीकंडक्टर बोलेंगे, नॉन मेटल की बात करेंगे तो इंसुलेटर बोलेंगे। सो मेटलॉइड्स क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच आर हैविंग द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है तो मैं उसको टेम्परेचर के इफेक्ट के हिसाब से उसकी वर्किंग को चेंज कर सकता हूं। इट मीन्स आई कैन ऑल्सो चेंज द सेमीकंडक्टर इनटू कंडक्टर एंड ऑल्सो इनटू इंसुलेटर, क्योंकि इसके पास क्या है? दोनों प्रॉपर्टी हैं, कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उसको मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स through which electric current pass easily. Insulator are those materials through which electric current do not pass easily. ये आपके करंट को पास ही नहीं होने देते, ये आपके करंट को इजीली पास होने देते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जो कभी कभी पास भी करने देते हैं, कभी कभी नहीं भी करने देते, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर योर रेजिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। सो इट मीन्स इन केस ऑफ मेटल एंड कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज हैविंग ए रिलेशन विद टेम्परेचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। कम ऑन टू सेमीकंडक्टर। तो यही चीज अगर हम इस केस में बात करें, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज हैविंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। So with increase in temperature, resistance will decrease. With decrease in temperature, resistance will increase. तो मेटल के केस में रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हेयर इट इज वी कैन राइट R प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहां पे क्या है? R प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब इंसुलेटर की बात करेंगे तो देखो इसका रेजिस्टेंस तो इंफिनिटी होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इट मीन्स दीज आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैम एट एनी कॉस्ट। मीन्स ये वो चीज है जो कि करंट को तो पास होने ही नहीं देगी। इट मीन्स अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को पास कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो हमने ओम्स लॉ में क्या किया था, I इज इक्वल टू V बाय R। तो किसी फिक्स्ड वोल्टेज के लिए अगर मैं बात करूं, I क्या होगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी गिवन वोल्टेज की वैल्यू के लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। इट मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इसी की बात करते हैं। सो इन केस ऑफ अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो जैसा कि कंडक्टर क्या है, ये वो मटेरियल है जो कि करंट को इजीली पास करते हैं। इट मींस कंडक्टर में अगर करंट इजीली पास कर रहा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इन कंडक्टर्स, इट मींस करंट विल बी मैक्सिमम एंड R विल बी 0। इट मींस फॉर द कंडक्टर्स current will be maximum and resistance will be 0. So for conductors, I'm writing here, for conductors current is maximum and resistance is मिनिमम। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो करंट इसमें वेरी हाई होगा और ये आपका सो आई विल बी वेरी हाई एंड आर विल बी वेरी लो। तो अगर सिंपली बात करूं, करंट यहां पर मेरा इंफिनिटी होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स योर रेजिस्टेंस विल बी 0 एंड करंट विल बी इंफिनिटी। सो कम ऑन टू इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जो कि अपने अंदर से किसी भी करंट को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं तो इंसुलेटर केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। सो इन केस ऑफ insulators current will be minimum and resistance will be maximum. So in case of values, so current will be 0, resistance will be infinity. So insulator के केस में resistance infinity होगा, current 0 होगा, और कंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट आपका infinity होगा और resistance क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि करंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अब करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सिंपल है। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंडक्टर की और इंसुलेटर की। सो नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन series so first we will talk about series connection, कि हम किस तरह से सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस का कोई भी रिलेशन नहीं होता पोलैरिटी से, ना कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव। रेजिस्टेंस को आप किसी भी एंड को किस तरफ लगा दो, कोई इश्यू नहीं है।
अब कुछ नहीं सोचना, रेजिस्टेंस का कोई भी नेगेटिव कोई पॉजिटिव एंड नहीं होता, ठीक है। सो लेट अस सपोज एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसका वन एंड ये है, फर्स्ट एंड ये है, सेकंड एंड ये है, ठीक। एक रेजिस्टेंस ये है, तो सेकंड एंड ये है, फर्स्ट एंड ये है, ठीक है। इट मीन्स इनको मैंने एक बैटरी के साथ लगा दिया, दिस इज बैटरी एंड दिस बैटरी इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए की। की को आप एज ए स्विच समझ सकते हो कि जब तक ये की इंसर्ट नहीं होगी या ये स्विच ऑन नहीं होगा तब तक इस सर्किट का वर्किंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज V अप्लाइड वोल्टेज, ये बैटरी की वोल्टेज है, ठीक है। दिस इज योर की के एंड व्हेन यू अप्लाई द वोल्टेज इफ की इज क्लोज्ड, अगर की क्लोज कर दिया गया मीन स्विच आपका ऑन हो गया है, उस केस में यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज वी आर हैविंग टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सो R1 एंड R2। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू सीरीज। तो सीरीज क्या होगा, तो जब भी आपके पास रेजिस्टेंस होंगे अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो कैसे होंगे, इट मींस व्हेन द अल्टरनेट एंड्स आर कनेक्टेड देन द रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड दीज आर इन सीरीज। तो देखिए इस रेजिस्टेंस का सेकंड एंड अगले वाले के पहले एंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं इसमें और रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो इसका सेकंड एंड अगले वाले के पहले एंड के साथ होगा, फिर उसका सेकंड एंड अगले वाले के पहले के साथ होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज मींस यू आर मेकिंग अ लाइन वन बाय वन। सो इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये बच्चा खड़ा है, तो अगर इसको एक सीरीज बनानी है तो क्या करेगा, उसका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो अगर उसको बच्चों को मिलाकर एक सीरीज बनानी है तो क्या करेगा, तो जो अगला बच्चा होगा इस बच्चे का लेफ्ट हैंड अगले के राइट के साथ, अगले का लेफ्ट हैंड अगले के राइट के साथ, इन दिस वे लॉट ऑफ चिल्ड्रन कैन मेक ए सीरीज इन दिस वे। सो मीन्स अगर आप अल्टरनेट एंड्स कनेक्ट करते हो तो आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब सीरीज का मतलब क्या है कि इट मीन्स ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन ए लाइन, सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन मतलब क्या है, अब देखिए, अब जब भी हम बात करते हैं कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस की बात करते हुए ध्यान रखना कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वोल्टेज और करंट आपके वेरिएबल होते हैं। वोल्टेज एंड करंट आर द वेरिएबल्स एंड रेजिस्टेंस इज द ओनली पैरामीटर। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं डीसी की, मैं सिर्फ डीसी की बात कर रहा हूं फिलहाल। जनरली एल और सी भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, वो भी पैरामीटर होते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि वोल्टेज और जो करंट है वो आपके वेरिएबल्स हैं और जो आपका रेजिस्टेंस है वो पैरामीटर है, वो पैरामीटर है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो ओम्स लॉ में हमने वोल्टेज और करंट की क्वांटिटी को प्लॉट करके ही एक थर्ड क्वांटिटी निकाली थी जो कि रेजिस्टेंस थी। इट मींस द पैरामीटर इज दैट थिंग विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम समवेयर। तो हमने रेजिस्टेंस निकाला वोल्टेज और करंट की वैल्यू से। सो वी और आई को प्लॉट किया, उससे हमने क्या निकाला, हमने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। सो इन दिस कनेक्शन दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, सीरीज connection, clear? So this is the series connection of the resistances R1 and R2. So let us suppose it is figure number 1. So now जैसे ही हमने यहां पर बैटरी लगाई तो इस बैटरी के लगाने के कारण, और अगर ये की क्लोज है या की इंसर्ट है, इट मींस स्विच क्लोज रहे, तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये जब करंट मीन्स अब करंट को इस टर्मिनल से घूम करके इस टर्मिनल पे आना है, तो इट मीन्स करंट इज हैविंग ओनली वन ऑप्शन टू फॉलो दिस पाथ। इस मीन्स क्या होगा कि जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो करंट आपका सेम पाथ फॉलो करेगा, और अगर सेम पाथ फॉलो कर रहा है इट मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगेंगे सबका करंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज आई, दिस ऑल्सो आई, दिस ऑल्सो आई। सो आई स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से, घूम करके वापस कहां पे आ गया, कहां पे आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। और अभी देखिए ये जो की लगी हुई है ये भी ओपन है, जैसे क्लोज होगी यू कैन शो लाइक दिस, दिस इज क्लोज। सो until unless this key is open, तो जब तक ये ओपन नहीं है तब तक आपका ये सर्किट काम करेगा। इट मीन्स यू कैन से द मोमेंट इट गेट्स क्लोज और द की इज इंसर्टेड on application of battery, due to this voltage the current starts flowing in this series connection, and you can see here the current is having only one option to follow this path while going from positive terminal of this battery to negative terminal of this battery. So it means series connection में क्या हुआ, यहां से पता लगा कि जो करंट है वो सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। सो करंट, सो फर्स्ट थिंग क्या आई, करंट रिमेन्स सेम। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सो करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन। क्लियर। नाउ कम ऑन टू सेकंड पैरामीटर, सॉरी सेकंड वेरिएबल। तो एक वेरिएबल क्या है यहां पे जो करंट वेरिएबल है वो सेम है, बिकॉज ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ड्यू टू ओनली वन पाथ, कि करंट आपका सिर्फ एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, यहां से चला, कहीं भी डाइवर्जन नहीं है पाथ में। तो मीन्स आप समझ सकते हो कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वो सभी एक ही पाथ फॉलो कर रहे होंगे। इट मीन्स जब करंट को वहां से गुजरना होगा तो करंट जिन जिन रेजिस्टेंस में कैसे पास करेगा, अगर वो रेजिस्टेंस सेम पाथ में आ रहे हैं तो दो रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा। मीन्स हमने पता कर लिया कि पहला वेरिएबल क्या था, करंट था, वो क्या है, सेम है। कम ऑन टू सेकंड वेरिएबल। सेकंड क्या है, वोल्टेज। अब वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो अब सेकंड वेरिएबल वोल्टेज है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे करंट क्या है, सेम है। इट मीन्स चाहे वो R1 है, चाहे वो R2 है, चाहे वो R3 है, चाहे वो RN है, इट मीन्स आपके पास जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उनमें से करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स I विल रिमेन सेम वेदर इट इज R1, इट इज R2 और इट इज R3। सो इट मीन्स V इज इक्वल टू IR। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I विल रिमेन सेम। इट मीन्स जो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू आपकी किस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। सो इट मीन्स V depends on R. If I is remaining same, then the value of voltage or you can say potential difference will depend on resistance. किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सो इसको हम बोलते हैं कि when you're finding the potential between 2 points, so here you are having R1, so R1 having 2 ends, 1 and 2, so you are finding the potential difference between first end and the second end. तो ये क्या होगा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स विल बी गिवन बाय V1। सिमिलरली दिस इज V2। सो V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं V1 की बात कर रहा हूं, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, सिंपल। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल difference or you can say potential drop. So potential drop is the suitable term whenever you are finding the voltage across any resistance. So voltage across any resistance will be used by the term potential drop or voltage across the resistance. So either you can use voltage drop. So what is this? This is your voltage drop,
और पोटेंशियल ड्रॉप। सो दोनों टर्म सुटेबल है, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। इधर यू कैन यूज वोल्टेज ड्रॉप और यू कैन यूज पोटेंशियल ड्रॉप। सो अक्रॉस R1 V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप and across R2 V2 is the potential drop. So it means when we combine V1 plus V2, means when you take the algebraic sum of V1 plus V2, it will give you the total applied voltage. Total applied voltage. So let us see. So V is equal to V1 plus V2. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हम वोल्टेज यहां अप्लाई कर रहे हैं वो हमें कब मिलती है पूरी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालेंगे और इसके क्रॉस निकालेंगे और दोनों को मिला के लिखेंगे, देन यू विल गेट द अप्लाइड वोल्टेज। सो इट मींस वोल्टेज जो वेरिएबल है, करंट वेरिएबल तो सेम था, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। So here we are having two resistances, it means V1 plus V2. So now according to Ohm's law, अब जो V is equal to V1 plus V2 है, this is the main, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीरीज कनेक्शन का अगर आपको पूरा डेरिवेशन निकालना है तो जो फंडा होगा जो आपको यूज करना है वो क्या होगा कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है और करंट क्या होता है, सेम रहता है। और सीरीज हो चाहे पैरेलल हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, तो इसमें हम हमेशा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को तो हमें भूलना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इलेक्ट्रिसिटी, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी वहां ओम्स लॉ तो लगेगा लगेगा। सो V1 इज इक्वल टू व्हाट, I मल्टीप्लाई बाय R1। मैं इसको यहां पे करता हूं। तो पहला तो क्या है, करंट सेम है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड करंट सेम। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। तो ये टर्म ये ध्यान रखिएगा जो यूज कर रहा हूं। सो V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, V2 is the potential drop across R2. So what is potential drop? The drop between the two ends of this resistance R1. So either you can use potential drop or you can use voltage drop. दोनों चीज ठीक है। So V1 क्या होगा, Ohm's law के अकॉर्डिंग I into R1, V2 क्या होगा, I into R2 and it is V. So when you take common on right side I, you will remaining with R1 plus R2, this is V. So this I will come in denominator. So V by I is equal to R1 plus R2. So this V is the applied voltage and this I is the total current flowing in the series circuit. So this I is the total current flowing in this series circuit. You can see here the current starts flowing from positive terminal, it is going like this and it will enter through negative terminal. तो मीन्स स्टार्ट किया पॉजिटिव से और नेगेटिव पे एंटर कर गया, ठीक है। सो V by I is equal to R1 plus R2 and what is V by I? V by I is called R and we are finding the series connection of resistances, so it will be given by RSE. It means series resistance, कि हमने यहां पर सीरीज रेजिस्टेंस के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो क्या होगा, इट इज RSE विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या होगा, इट मींस अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं तो अगर मैं उनको सिंपली ऐड कर दूंगा तो इट मींस वो मेरा क्या होगा, वो मेरा टोटल सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। सो इन एनी सीरीज कनेक्शन यू आर हैविंग any number of resistances and you want to find the total series equivalent resistance. So how will you find it? You just add the value of all the resistances and you will get series resistance. So RSC क्या होगा, R1 plus R2। तो अगर मैं जनरल लिखना चाहूं तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। सो ये क्लियर है। सो हाउ विल मेक डायग्राम,
R1, R2, R3. So dot 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 Rn. So R1, R2, R3, Rn, and this is battery voltage, and this is key. This is inserted. ठीक. So this is I, this is I, this is I, and it is I, it is I. It means if we are having n number of resistances, so then RSE क्या होगा? Then RSE will be given by R1 plus R2 plus up to क्या होगा? Up to Rn होगा. So this is the general formula which we can use for finding the total value of resistance when these are in series. ये जनरल फॉर्मूला हो गया. ठीक है. तो ये हमने निकाला 2 के लिए, ये हमने निकाल लिया. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तब निकालना हो तब क्या फॉर्मूला आएगा. सो नाउ हियर वी कैन सी, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं. तो अब मान लो मेरे पास R1 की वैल्यू भी 2 ओम है, R2 की वैल्यू भी 2 ओम है और R3 की वैल्यू भी 2 ओम है. ठीक है. सो लेट अस सपोज वी आर हैविंग 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और तीनों की वैल्यू क्या है? 2 ओम है. सो इफ आई वुड लाइक टू फाइंड RSE, सो व्हाट विल द रिजल्ट? सो RSE क्या होगा? RSE विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू 6 ओम. इक्वल टू हाउ मच? 6 ओम. सो अगर आप यहां से इलेबोरेट करना चाहो तो यू कैन सी हियर. So 2 plus 2 plus 2, it is 6. It means if I will write it like this, 3 multiplied by 2, this is also 6. तो यहां पर आपका आंसर कितना आया था? 6 ओम आया था. तो अगर सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो मैंने क्या किया, जितने आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 1 2 3, तो 3 यहां लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय द गिवन वैल्यू कितनी है? 2 ओम. तो मीन्स अगर मेरे पास सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हैं और अगर मैं उनका सीरीज रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? सिंपल, RSE विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय R. ठीक है. तो अगर जनरल निकालो तो क्या बनेगा? अगर जनरल की बात करता हूं मैं अभी, जैसे ये जनरल निकाला हमने, तो अगर मेरे पास सबकी वैल्यू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R है. अब इस फॉर्मूले में मेरे पास सबकी वैल्यू क्या है? R है. ठीक है. तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितने हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n. द आंसर इज NR. इट मीन्स द जनरल फॉर्मूला विल बी NR. ये कब होगा? जब हमारे पास सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है. सपोज वी आर हैविंग 5 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम. अगर मेरे पास 5 रेजिस्टेंस हैं 2-2 ओम के, तो इनका आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 5 इंटू गिवन वैल्यू कितनी है? 2. सो 5 इंटू 2 विल बी 10. इट मीन्स NR इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सीरीज रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर हैविंग सेम वैल्यू. ये जनरल फॉर्मूला आपका है. RSE इज इक्वल टू NR. ठीक है. सो यहां पर सीरीज कनेक्शन आपका खत्म होता है. अब हम इसको समराइज करते हैं कि सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या होता है. मीन्स व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट वी हैव स्टडीड. ठीक है. So series. In series connection, number 1 क्या है? Current remains
सेम। तो सीरीज में हमारा करंट क्या रहता है? सेम रहता है। नंबर 2, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ओके। नंबर 3, आपने फॉर्मूला लिखा था RSE विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तो मान लीजिए मेरे पास R1 की वैल्यू 1 है, R2 की 2 है, R3 की 3 है, तो आंसर कितना आया? 6 ओम। मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मेरे पास सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू विद इन द रेजिस्टेंसेस। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उससे हमेशा ज्यादा वैल्यू आपकी आएगी अगर आप उनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। सो 1 2 3 आंसर इज 6। इट मींस 6 इज ग्रेटर देन 3। तो जब भी आप सीरीज रेजिस्टेंस निकालोगे किसी भी कनेक्शन का, अगर सीरीज कनेक्शन आपके पास है और रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर उन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो उसमें से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उससे ज्यादा ही वैल्यू आपकी RSC की आएगी। मींस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल हैव ऑलवेज ए ग्रेटर वैल्यू देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो RSC क्या आया? मींस RSE total value of resistance in series will always greater than the greatest value of the resistance out of given resistances। मीन्स दिए हुए रेजिस्टेंस में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उससे हमेशा इसका आंसर बड़ा ही आएगा। सो यू कैन सी हियर 1 2 3। सो 3 इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम ऑल दीज। इट मींस जो RSC आएगा वो हमें 3 से बड़ा ही आएगा। ये एक्चुअली एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि अगर मेरे पास ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिए और वो ऑप्शन में आपके पास एक आंसर ऐसा भी हो जो कि उन सभी वैल्यू में से जो बड़ी है उससे बड़ा हो, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो फोर्थ पे आते हैं। तो अगर मेरे पास सेम वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की तो जनरल फॉर्मूला क्या था मेरा? NR। सो RSE विल बी इक्वल टू NR। ये तब है जब आपकी all the values of resistances will be equal and same। सभी की वैल्यू सेम हो तब ये आंसर आएगा जनरल। ये कहां से आया? R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। सबकी वैल्यू R है तो R को N टाइम्स आप ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा? NR आएगा। ठीक है। सो कम ऑन टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अब RSC का रिजल्ट क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा। ये क्या है? ये सेम वैल्यू के लिए है। और अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं तो जनरल रिजल्ट क्या है? R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बट सीरीज कनेक्शन। सो सीरीज कनेक्शन का ये टोटल समरी है कि I सेम रहेगा। मैंने पहले बताया आपको कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका करंट और वोल्टेज दो ऐसे क्या हैं? दो ऐसे वेरिएबल हैं और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक पैरामीटर है। रेजिस्टेंस क्या है? पैरामीटर है। सो RSC क्या होगा? सॉरी करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी और रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू अगर आप निकालोगे वो हमेशा बड़े वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से बड़ी ही होगी। फिर जनरल फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 अप टू RN। ये कब है? जब आपके पास सबकी वैल्यू अलग अलग हो। इट मींस यू विल सिंपली ऐड ऑल द रेजिस्टेंसेस, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। सो और अगर इन सबकी वैल्यू सेम हो
उस केस में जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RSC विल बी इक्वल टू NR। ठीक है, come on to next, that is parallel connection, that is parallel connection. So parallel, now come on to parallel connection. तो जैसे हमने सीरीज में किया, सीरीज में जब रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मींस 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, लाइक दिस, कि हर एक रेजिस्टेंस का सेकंड एंड अगले वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, एंड सो ऑन, 1 2 1 2 1 2, सो दैट वी विल मेक ए सीरीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सीरीज कनेक्शन। कम ऑन टू पैरेलल। सो पैरेलल में क्या होगा, अगर हम सभी रेजिस्टेंस के कॉमन एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं तो आपके रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। सो लेट अस सी, दिस इज a supply and this is again key and it is closed. So let us suppose we are having two resistances in parallel. So you can see here, this resistance is having first end like this and second end like this, first end like this, second end like this, and you can see from here, this is the battery having voltage V and it is key is inserted, it means connection is complete. तो जैसे ही V आपने यहां लगाया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड when the current reaches here, जब करंट यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप देखोगे कि करंट के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो ऐसे निकल जाए या वो ऐसे निकल जाए। इट मींस देयर इज अ डाइवर्जन इन द पाथ ऑफ द करंट। कि अब क्या हो गया, इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका डाइवर्जन आ गया है। क्या आ गया, डाइवर्जन आ गया। सो इन पैरेलल कनेक्शन द करंट विल गेट डिवाइडेड। यू कैन सी हियर कि पैरेलल में क्या हो रहा है, तो जब करंट यहां पहुंचा, जाते इसको देखा कि या तो यहां से निकल जा सकता है या वो ऐसे। इट मींस आइदर इट कैन गो लाइक दिस और इट कैन गो लाइक दिस। सो while going from positive to negative terminal, the current is having two options, means two path. Either it can follow this path or it can follow this path from positive to negative. Means पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए उसके पास अब दो पाथ आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट गेट्स डिवाइडेड। तो यहां पर क्या होगा, करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पे आप देखोगे जैसे मैंने इनके सेम एंड कनेक्ट किए तो वी विल ऑब्जर्व दैट इस पॉइंट पे आते ही करंट आपका यूं हो गया। मींस it will get divided, that it will be I1, it will be I2, it is R2, it is R1. So it means R1 में से करंट कितना जा रहा है, करंट I1 जा रहा है, R2 में कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। It means the total current I will be the sum of I1 and I2. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, करंट वेरिएबल डिवाइड हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, करंट वेरिएबल डिवाइड हो रहा है। आज हम सीरीज की बात कर रहे थे तो सीरीज में क्या था, सीरीज में हमारा करंट सेम था और वोल्टेज वेरिएबल क्या था, डिवाइड हो रहा था। सो इन द सेम वे, जिस सीरीज में आपका करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर आपका करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट क्या डिवाइड हो रहा है, करंट विल बी इक्वल टू, सो टोटल करंट आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या हो गया, I1 प्लस I2। So this is the fundamental of finding the derivation for the parallel combination of resistances. Means अगर आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो अगर आपको डेरिवेशन निकालना है तो ये आपको फंडा यूज करना पड़ेगा। इट मींस पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। जो चीज डिवाइड होती है, चाहे वो सीरीज है चाहे पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज डिवाइड होती है उसको हम लेके चलेंगे पहले, जो सेम है वो सेम ही रहेगी। ठीक। सो
करंट गेट्स डिवाइडेड। अब यहां पे देखिए ये वोल्टेज V है, तो जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर होगी और उतनी ही यहां पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस और कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2 विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्या होगा? V will be equal to V1 equal to V2. So this is V1 and this is V2. So V will be equal to V1 equal to V2. It means applied voltage जितनी है उतनी ही वोल्टेज R1 के अक्रॉस है, उतनी ही वोल्टेज R2 के अक्रॉस है। उसको हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 आर सेम एंड इक्वल एंड दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। इट मींस पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो इन पैरेलल वोल्टेज विल रिमेन सेम। सो इट मींस ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली सो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो I क्या होगा? V बाय R। I इज इक्वल टू V बाय R। सो I1 क्या होगा? V बाय R1। I2 क्या होगा? V बाय R2। ठीक है, क्योंकि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? V है। R2 अक्रॉस कितनी है? V है। सो दिस इज I। सो when you take volt V common on right side, you will remaining with 1 by R1 plus 1 by R2. So this I by V will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So what is this? This can be written as 1 upon V by I. इस स्टेप को एक बार देख लेना। So 1 by R1 plus 1 by R2. Clear? So 1 by V by I. What is V by I? V by I is R because V is applied voltage, I is the total current. So it means we are using parallel connection. So this can be written as RP, means parallel resistance will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो ये क्या आया? रेसिप्रोकल आया और हमें निकालना क्या है? RP। क्या निकालना है? RP। सो RP क्या आएगा? You will take LCM here, so you will having LCM R1 R2, so you will remaining in numerator R2 plus R1। तो क्या आ जाएगा? So when you solve it further, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। So 1 by RP is equal to LCM is R1 into R2, this is R2 plus R1। इसको उल्टा करने में क्या लिखेंगे? RP will be equal to R1 into R2 by R1 plus R2। तो क्या आ गया RP? सो पैरेलल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मींस अगर आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो RP क्या आ गया? R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर टू रेजिस्टेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस सिर्फ दो ही हो तब अगर आपको RP निकालना हो तो आपको फॉर्मूला याद करना है सीधा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय सम ऑफ दोज टू रेजिस्टेंसेस, कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम। लेकिन यह फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है कि यह फॉर्मूला सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ही वैलिड है। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज। अब ये क्या आ गया? ये सिर्फ दो के लिए है। ठीक, सो क्या किया? ये फॉर्मूला आ गया था, उल्टा किया, एलसीएम लिया, ये आ गया। मींस आरपी विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर हैविंग टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ये तभी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 और 3 ओम दे दिया तो क्या निकालोगे? सीधा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 प्लस 3, 6 बाय 5। दिस इज द आंसर। मीन्स 6 बाय 5 ओम, इट मीन्स 1.2। कितना आ गया? 1.2। इट मीन्स 1.2
2 ओम इज द फाइनल आंसर। अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं तभी आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसको याद कर लीजिए कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम। क्लियर? नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट। अब ये क्या आ गया 2 के लिए। अगर मैं इसी तरह के n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, जैसे ये आया मेरा, ठीक, तो क्या होगा 1/RT, मैं इसको एलिब्रेट कर रहा हूं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। इट मीन्स वी आर हैविंग n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3, R4 सो ऑन n तक, ठीक है। तो इस केस में जब आप निकालोगे ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। इट मीन्स इन सभी का राइट साइड में एलसीएम लोगे, इनको सोल्व करोगे, फिर आप आरपी को उल्टा करोगे, देन यू विल फाइंड द टोटल आंसर। तो देखिए इसमें मेन चीज ये है कि यहां पर बच्चे जब सोल्व करते हैं यहां तक तो कर देते हैं, ठीक है। अगर दो का निकाल रहे हो तो ये यूज करना डायरेक्टली, वरना क्या करते हैं ये यूज करोगे आप उल्टा करना भूल जाते हो, 1/RP को वहीं देते हो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया। तो यू विल फॉरगेट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ आरपी। हमेशा आरपी को उल्टा करना नहीं भूलना लास्ट में, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ऐसे अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हो, वरना डायरेक्टली यूज करो आरपी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। क्लियर? तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द आरपी। सो नाउ अगर मान लो R1 R2 और सभी जितने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनकी वैल्यू मान लो R है, मैंने मान लिया कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू R है, सबकी वैल्यू क्या मान ली मैंने R मान ली, ठीक है। सो 1/RP क्या आएगा, 1 यहां लिख लेते हैं 1/RP क्या आएगा 1/R 1/R, सो 1/R अप टू 1/R, ठीक है। तो इसको समझिए, पहले ये लिख दिया n तक मैंने, मान लो सिर्फ 2 है आपके पास, मान लिया कि सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा 2/R, इट इज 1/RP एंड RP विल बी इक्वल टू हाउ मच R/2। RP कितना आ गया R/2 आ गया। So what we are doing? So we are here कि अगर मैं 1/R प्लस 1/R करता हूं तो कितना आ जाएगा 2/R। इसका मतलब मेरे पास 2 रेजिस्टेंस थे तो क्या आया 1/RP इज 2/R, RP कितना आ गया R/2 आ गया। So it means अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो RP क्या आएगा RP विल बी इक्वल टू R/n। अगर आपको याद हो सीरीज में जो हमने किया था तो वहां पर क्या था, वहां पर NR था, RSC क्या था NR था, और यहां पे क्या RP क्या है R/n है, R/n। सो अगर आपके पास सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो RP क्या आएगा R/n आएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं लास्ट में कि सपोज इसको रब कर देते हैं एक बार, अब मान लीजिए एक आपके पास 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंस आपके पास है। सो 1/RP क्या होगा 1/2 प्लस 1/4। तो मैं डायरेक्टली यूज करता हूं, RP क्या होगा 2 के लिए क्या आंसर है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, R1 R2 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, इट इज हाउ मच 8/6 मीन्स 4/3 कितना बन गया 1.3 से किया तो कितना 3 बन 3 1 तो 3 3 जा 1.3 ओम आ गया। तो आरपी कितना आ गया 1.3 ओम। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरे पास 2 ओम और 4 ओम की वैल्यू है, तो जब मैं आर पैरेलल निकाल रहा हूं वो क्या है आर पैरेलल की वैल्यू मेरी कितनी है
गिवन वैल्यू में जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम आएगी। तो अगर रिपीट करते हैं, तो अगर सीरीज में बात करते हैं क्या था, सीरीज में क्या था, सीरीज में जो सीरीज टोटल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, वो गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसे ज्यादा आएगी। यहां पर क्या है, पैरेलल में जो भी आपके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे यहां पे 2 और 4 ओम दिया हुआ है, तो अगर आप आरपी निकाल रहे हो, मींस पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा गिवन रेजिस्टेंसेस में से जो वैल्यू दी हुई है उसमें जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू वाला आंसर आएगा। यू कैन सी 2 and 4 वी आर हैविंग, यूजिंग फॉर्मूला वी आर हैविंग 1.3 ओम। ठीक है, अब इसको समराइज करते हैं एक बार जल्दी से, कुछ समराइज करते हैं। सो आई थिंक इस लेक्चर के बाद आपका सीरीज पैरेलल में कोई डाउट नहीं रहने वाला किसी भी तरह का। सो सीरीज पैरेलल में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, यहां पर क्या होगा, तो पहला पॉइंट क्या होगा पैरेलल में, वोल्टेज रिमेन सेम। नंबर 2, करंट गेट्स डिवाइडेड। नंबर 3, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नंबर 3 क्या है, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/RN। दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो ये कब होगा, जब आपके पास सभी की वैल्यू अलग अलग होंगी तब आप इसको ऐसे निकालोगे। सो नाउ 1/RP विल बी इक्वल टू N/R, and from here you can write RP is equal to R/N। तो ऐसा कब होगा, जब R1 is equal to R2 is equal to RN will be equal to R, मीन्स R1 R2 से लेकर RN की वैल्यू, सभी की वैल्यू R होगी, मीन्स सेम होगी, तब आपका ये यूज करना है RP is equal to R/N। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, कि आरपी की वैल्यू, जो आरपी है, आरपी की वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, ऑलवेज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आउट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू सबसे कम है उससे भी कम वैल्यू उसकी आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है विद टेम्परेचर, उसमें हमने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा और सेमीकंडक्टर पढ़ा। देन वी विल गो थ्रू, हमने क्या पढ़ा, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। उधर वोल्टेज डिवाइड करता है सीरीज में और पैरेलल में करंट डिवाइड करता है। उधर जो आरएस की वैल्यू है, आरएससी की, वो क्या आती है, सिंपल सम आता है, R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। और इधर क्या है, 1/RP मींस रेसिप्रोकल ऑफ RP विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन रेसिप्रोकल। सो यहां पर उधर क्या है, सीरीज में आपका जो RSC है वो क्या आता है, NR आता है, अगर आपकी सबकी वैल्यू सेम हो। यहां पर क्या है, जो RP है वो क्या आएगा, R/N, जब सबकी वैल्यू सेम हो। और वहां पर RSC की वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा ही आएगी, यहां पर RP की वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से कम ही आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, ठीक है, और अगर लाइव क्लास हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है। सो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।